हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 59 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वह 61 नंबर से शुरू हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। किसके दरबारी थे ये बताना है। ऑप्शन ए अकबर, बी ए जहांगीर, सी ए शाहजहां, डी ए औरंगजेब, ई ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा अकबर। जो दशवंत और बसावन थे वो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे या दरबारी कवि थे, ये कह सकते हैं दरबारी चित्रकार थे अकबर के। तो जो दशवंत हैं और बसावन दोनों किसके दरबार में रहते थे तो आंसर हो जाएगा अकबर महान। व्याख्या देख लीजिए। दशवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनाने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। तो जो दशवंत और बसावन है वो अकबर कालीन चित्रकार हैं दोस्तों। दशवंत जो है एक कहार का बेटा है और उसको एक प्रसिद्ध चित्रकार बनाने में कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अकबर का योगदान रहा है, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। किसने आत्महत्या कर ली? तो दशवंत ने आत्महत्या कर ली थी 1584 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। अबुल फजल ने अकबर काली जितने भी चित्रकार हैं अकबर के काल के, उनको अपनी पुस्तक अकबर आईनी में क्या है काउंट करवाया है, जिसमें आते हैं प्रमुख रूप से दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश आदि हैं। तो इनके भी नाम 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी ये बताना है। ऑप्शन ए जहांगीर, बी ए हुमायूं, सी ए शाहजहां, डी ए अकबर, ई ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर दोस्तों। ऑप्शन ए सही कर लेंगे, जहांगीर। मुगल जो है मुगल चित्रकला जहांगीर के शासन काल में ही अपने शीर्ष पे था, इसको याद रखिएगा जहांगीर। व्याख्या देख लीजिए। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों को चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों का चित्र चित्रित करने का रिवाज था। जो मुगल शैली था उसमें जो मनुष्यों का चित्र बनाया जाता था, तो उस समय एक ही चित्र में जब एक ही समय में जब एक मनुष्य का चित्र बनाया जाता था तो उसमें विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख बनाया जाता था, कोई शरीर बनाता था, कोई पैर को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न कलाकारों के अलग अलग योगदानों को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था। जो अबुल हसन है वो भी चित्रकार है, उसने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था। कौन बनाया था? तो अबुल हसन, जिसे जहांगीर की आत्मकथा
तुझके ए जहांगीर के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया, जिसे जहांगीर की आत्मकथा जो है तुझके ए जहांगीरी उसके मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया है। तो जो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि जहांगीर की आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा अबुल हसन के द्वारा बनाया गया वह चित्र है। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जो जाप्ती प्रणाली है वो किसकी उपज थी ये बताना है। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी ए सिकंदर लोदी, सी है आपका शेर शाह, डी है अकबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा दोस्तों। अकबर याद रखिएगा, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, टाइपिंग में गलत हो जा रहा है। तो अकबर जो हो जाएगा वो जाप्ती प्रकार जो प्रणाली है की उपज थी। तो किसकी उपज थी? तो अकबर आंसर कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या देखते हैं। अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूलने के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अम्ल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यह प्रणाली जो थी प्रचलित थी। तो जो जाप्ती प्रणाली है वो अकबर के शासन काल में भूमि वसूल के लिए एक भूमि सर्वेक्षण है या भूमि का निर्धारण करने की एक प्रणाली है, जिसको नाम दिया गया जाप्ती प्रणाली। और यह जो है साम्राज्य के अधिकांश जो साम्राज्य था उसके भूभाग में प्रचलित था। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 जो स्तंभ युक्त मंजिल बना उसके निर्माण में 50 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है टवर्नियर, ऑप्शन सी है विलियम फिशर, डी है अब्दुल हामिद लाहौरी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। विलियम फिश का एक कथन है। किसका कथन है? तो विलियम फिश का एक कथन है, फिश का, इसको याद रखिएगा। देख लीजिए इसका थोड़ा सा व्याख्या है। विलियम फिश के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। और इसमें क्या दिया था? थोड़ा 5000, उसको हम शायद 50,000 पढ़ रहे थे क्या? ये 5000 ही है, इसको आप 50 पढ़े होंगे तो उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के अकबर नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान था उसका क्या नाम है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबेदीन। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबेदीन। इसको क्या बोला जाता था? सुल्तान जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। व्याख्या देख लीजिए। अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे बौद्धों को जो मतलब डॉक्टर थे को संरक्षण प्रदान किया। जो वैद्य होते थे उनको क्या है? संरक्षण प्रदान किया। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर
और इसके बाद औरंगजेब है। तो आंसर आपका तो जहांगीर हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? जहांगीर। ए बी रहना चाहिए, सी हो गया है। इसको हम कर लेते हैं, इसको ये तो ऊपर हो जाना चाहिए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जहांगीर आंसर है। जहांगीर ऊपर होना चाहिए, ये नीचे हो गया है। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी, याद करिएगा। आपका आंसर बी है, जहांगीर आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दोस्तों कभी कभी ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिए। लेकिन आप केबीएस और एनबीएस का जब एग्जाम देंगे नवोदय का, तो उसमें देखेंगे ए बी ऑप्शन सीरियल से नहीं रहता है, उसमें ऊपर नीचे कर देता है, जिस तरह ए इसमें हो जा रहा है। तो एक आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखकर ही आंसर करिएगा। दो अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। जो दो अस्पा होते थे उनको मनसबदारों को अपने सवार पद से दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा होते थे, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो इसको भी याद रखिएगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा में क्या अंतर है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी, यही आपका मुख्य है। और इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। अब दो अस्पा था तो उसको अपने सवार पद से दोगुना सेना रखना पड़ता था। जो सिंह अस्पा होते थे वो मनसबदारों को अपने सवार पद से 3 गुना सेना रखना पड़ता था। 67 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के जो शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण था वो क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है काबुल, कंधार, कुदुंज, गजनी। तो किसके लिए होता था? तो ऑप्शन आपका बी सही है, कंधार के लिए हो रहा था ये झगड़ा। व्याख्या देख लीजिए। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। जो कंधार राज्य था वो ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की मूल जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथ में रखने पर निर्भर करता था, इसीलिए दोनों आपस में कंधार के लिए लड़ रहे थे। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? ये सभी को मालूम है, शाहजहां ने करवाया है। ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बारे में क्या बताएं? व्याख्या देख लीजिए। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नगर की जो स्थापना दिल्ली में की थी वो 1638 में की थी। वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्थ भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 में पूर्ण हुआ। कितने में पूर्ण हुआ था? तो 1648 में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग है? वो किसने कहा है? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने इस कथन को कहा है। व्याख्या देखिए। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है।
स्वर्ण युग के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। आगे कह रहे हैं यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से भी सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार और बी.ए. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। जे.एन. सरकार और जो बी.ए. स्मिथ हैं वो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग मानने के पक्ष में नहीं हैं। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण युग माना है, अतः विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं, आपका देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का क्या अर्थ है दोस्तों? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, दारुल इस्लाम। क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम जो है जिहाद उसका क्या था? दारुल इस्लाम। व्याख्या देख लीजिए। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थन के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमान देशों जैसे दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध मतलब जिहाद करना चाहिए जब तक कि इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता। 70 नंबर क्वेश्चन। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर सभी को मालूम है, नानक का हो जाएगा। गुरु नानक आपका ऑप्शन ए सही है। 71 का ए सही कर लेंगे तो सॉरी दोस्तों, ए सही नहीं होगा, नानक का नहीं, गुरु गोविंद का। ठीक है, गोविंद डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, डी आपका आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। आगे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या था? सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुखिया, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो 72 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो सी सही हो जाएगा। लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। व्याख्या देख लीजिए आप। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाने रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मांस किसको इंगित करता है? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मदद ए मांस जो इंगित करता है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि जो थी, अनुदत्त भूमि, उसी को क्या बोला जाता था? मदद ए मांस। व्याख्या देख लीजिए। मुगल प्रशासन के विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान में दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद जो शाह था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। व्याख्या देख लीजिए। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 8,000 रुपये, कई हजार असरफिया, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्तो ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी ईरान लेकर चला गया था। तो इस प्रकार जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक हुआ वो मोहम्मद शाह था। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ऑप्शन ए है आलमगीर द्वितीय, दूसरा है मतलब बी है शाह आलम द्वितीय, सी है अकबर द्वितीय, डी है बहादुर शाह द्वितीय। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी शाह आलम द्वितीय। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक है। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। जो शाह आलम था वो अपने पिता जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो रही थी या हुई तो उस समय ये शाह आलम बिहार में था। यद्यपि उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबादी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 हो गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उसके जो व्याख्या थे वो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। नमस्कार साथ।